साबिक नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी ने मुल्क में बढ़ती अदम रवादारी पर तशवीश का इजहार किया है। हिंदुस्तान के तकसीरी आइन के तहफ़्फ़ुज़ के उन्वान से मुनक़्क़िदा एक वर्चुअल प्रोग्राम में हामिद अंसारी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क में अदम रवादारी को हवा दी जा रही है और एक मखसूस मजहब के मानने वालों को उकसाया जा रहा है। हालिया बरसों में हिंदू कौम परस्ती के बढ़ते रुझान पर हामिद अंसारी ने तशवीश जाहिर किया। उन्होंने मजीद कहा कि इंतखाबात में हासिल अक्सरियत को मजहबी बालादस्ती के रूप में पेश किया जाता है और इसके जरिए सियासी गलबा हासिल करने की कोशिश की जाती है। हामिद अंसारी ने मजीद कहा कि इस तरह के रुझान के हाबिल फर्द या ग्रुप शहरियों को इनके अकायद की बुनियाद पर तकसीम करते हैं और अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास को फरोग देते हैं। उधर मरकज़ वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने हामिद अंसारी के बयान का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। एक ऐसे व्यक्ति जो इस देश के संवैधानिक पद पर बैठे रहे हैं, संवैधानिक जिम्मेदारी निभाते रहे हैं, वो भारत के लोगों की, भारत की संस्कृति की, भारत के संस्कार की, भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पर सवाल खड़ा करें। और जो संस्था की इस कार्यक्रम को आयोजित कर रही थी वो पाकिस्तान से प्रायोजित है, ये बात भी सब जानते हैं, बार बार देखा गया है इस बात को। उस पाकिस्तान, जिस पाकिस्तान में की आजादी के बाद 24% से ज्यादा अल्पसंख्यक रहा करते थे, आज 2% नहीं है, और जो हैं भी उनका या तो जबरदस्ती धर्मांतरण किया जा रहा है या कत्लेआम किया जा रहा है। वो पाकिस्तान जो पाकिस्तान की आतंकवाद की फैक्ट्री बना हुआ है, उस पाकिस्तान के प्रायोजित संगठन की, संस्था के कार्यक्रम में हमारे एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का जा करके और भारत को बदनाम करने और भारत को के बारे में दुष्प्रचार करने का जो षड्यंत्र है, निश्चित तौर से स्ट्रांगली कंडेमेबल है। इसको बुरी तरह से मजबूती के साथ इसका जो है वो निंदा करते हैं हम। और निंदा हामिद अंसारी के बयान की अलीगढ़ के रुकने पार्लियामेंट सतीश गौतम ने भी नुक्ताचीनी की है। सतीश गौतम ने कहा कि हामिद अंसारी ने अपनी पूरी जिंदगी इसी हिंदुस्तान में गुजारी। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, मुल्क के नायब सदर जमहूरिया रहे। मुल्क ने इन्हें इतना सब कुछ दिया, इसके बावजूद अगर ये जहनियत है तो ऐसा लगता है कि वो जहनी तौर पर बीमार हैं। देखिए, उन्होंने पूरा जीवन इस भारत में काट दिया। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वो वाइस चांसलर रहे, हमारे देश के उपराष्ट्रपति रहे। केवल इस मानसिकता के उपराष्ट्रपति रहने के बाद भी अगर ये मानसिकता है तो ये दिखाई देता है कि किस मानसिकता के ये बीमार हैं। इस तरह के लोगों का जो इतने बड़े दायित्वों पर रहने के बाद भी और ये कहें कि इस हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं है, तो ऐसी मानसिकता के लोगों को ये देश छोड़कर पाकिस्तान वापस से जाना चाहिए। जब ही इनको पता लगेगा भारत में और पाकिस्तान में क्या फ़र्क है। यहीं पर रहते हैं, यहीं का खाते हैं, यहीं बीसी रहते हैं, यहीं उपराष्ट्रपति रहते हैं, सारी सुविधाओं को भोगते हैं और उसके बाद इस तरह की मानसिकता की बात करते हैं। ये अपनी मानसिकता से बीमार हैं, प्रेरित हैं और उस मानसिकता इनके दिमाग से नहीं निकल रही है। केवल ये इस देश को बांटकर इनको चैन पड़ता है। ये जिन्ना की सोच के लोग हैं, ऐसे लोगों को यहाँ से पाकिस्तान चले जाना चाहिए, उसी में इनके लिए भलाई होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। सफरे हज के लिए दरख्वास्तें जमा करने की तारीख खत्म होने में चंद दिन ही बाकी हैं, लेकिन इस बीच दिल्ली में काफी कम तादाद में हज दरख्वास्तें आई हैं। अब तक महज 1195 लोगों ने ही सफरे हज पर जाने की दरख्वास्त दाखिल की है। 31 जनवरी दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख है, लेकिन दिल्ली हज कमेटी के दफ्तर में सन्नाटा पसरा हुआ है। बहुत ही कम तादाद में लोग हज फॉर्म भरने के लिए आ रहे हैं। दिल्ली हज कमेटी के चेयरमैन मुख्तार अहमद का कहना है कि कोरोना वबा की वजह से सफरे हज के लिए दरख्वास्तें कम आई हैं। और सालों की अपेक्षा जो फार्म भरे जाते थे, लोग बढ़ चढ़ के फार्म भरते थे। इस साल कुछ फार्म कम आ रहे हैं कि पिछले 2 साल से हिंदुस्तान से हज पे नहीं लोग जा पाए। तो उस बात को देखते हुए अब के भी कुछ असमंजस में हो या ना हो, पर 2022 में इंशाल्लाह हज होगा।
हज के लिए हमने अब भी 2-4 दिन पहले भी निकाला था। मैंने कहा कोई बात नहीं, सब लोग बेफिक्र होकर फार्म भरें। तो फार्म आ रहे हैं अभी, कोई 1100 1150 फार्म आ गए हैं और 2-4 दिन हैं तो 1200-1300 के लगभग फार्म आ पाएंगे। तो देखिए अब जो भी अगर कोई इसकी डेट बढ़ती है तो वो बताया जाएगा उसके बाद आगे। अभी तो फिलहाल 31 जो है तो जनवरी है। हमने हज कमेटी में कहने का स्टाफ बिठाया हुआ है एक्स्ट्रा, इसीलिए कि जो भी कहीं से दिल्ली से बाहर से आने वाला कोई भी आदमी हो, अगर किसी को कोई भी हेल्प चाहिए तो हमारा स्टाफ उसकी हेल्प कर रहा है। जो भी इंटरनेट से फार्म भरे जा रहे हैं या किसी को कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसकी दूर की जाएगी। एनटीपीसी और रेलवे भर्ती में मुबैना धांधली के खिलाफ मुजाहरा करने वाले सैकड़ों बेरोजगार तलबा के खिलाफ पुलिस ने सख्त तादीबी कार्रवाई की है। पुलिस ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने वाले 1000 तलबा के खिलाफ संगीन दफात के तहत FIR दर्ज की है। पुलिस ने वाज़ेह किया है कि एहतजाजी तलबा के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी जानिब अपोजिशन की पार्टियों ने तलबा के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की अदालती जांच का मुतालबा किया है। रेलवे भर्ती में मुबैना धांधली को लेकर गुज़िश्ता 25 जनवरी को इलाहाबाद में सैकड़ों बेरोजगार तलबा ने हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया था। पुलिस ने इस मुजाहरे को सख्ती के साथ कुचल दिया। पुलिस की कार्रवाई को देखकर इलाके के लोग सहम गए। पुलिस लाठीचार्ज से बचने के लिए जो तलबा अपने हॉस्टलों और घरों में छुप गए थे, पुलिस ने दरवाजे तोड़कर उन तलबा को न सिर्फ जदुकोब किया बल्कि उनकी सख्त पिटाई भी की। यही नहीं, पुलिस ने एहतजाज में शामिल होने वाले 1000 तलबा के खिलाफ संगीन दफात के तहत FIR भी दर्ज कर ली है। पुलिस का कहना है कि हुकूमत के खिलाफ हंगामा बर्पा करने वाले तलबा के खिलाफ तादीबी कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस ने तब भी धैर्य का परिचय दिया, बहुत ही धैर्य का परिचय दिया और उनको वहां से हटाते रहे। इसके बावजूद भी कुछ उसमें उपद्रवी तत्व थे जिन्होंने पथराव करने के बाद वहां आसपास जो लॉज थे, जो छात्रों के रहने की जगहें हैं, वहां वो घुसने लगे, छिपने लगे। तो पुलिस के लिए ज़रूरी हो गया था कि वो वहां पे जाएं लॉज में और उपद्रवी छात्र या उपद्रवी जो छात्र के आवरण में वहां पे लोग घुसे हुए हैं, गुंडा तत्व, अराजक तत्व, उनको आइडेंटिफाई करके बाहर निकालें। इसके लिए हमारी टीमें गई हुई थी। काफ़ी हद तक उनको सफलता भी मिली है। 2 नामजद अभियुक्तों को उसमें गिरफ्तार भी किया गया है, प्रदीप यादव और मुकेश यादव। जबकि राजेश सचान नामक युवक जिसने सोशल मीडिया पे भ्रामक और उकसाने वाली टिप्पणी की थी, वो अभी फरार है। उसकी 24 घंटे के अंदर उसकी गिरफ्तारी उसकी भी सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस ने समाजवादी पार्टी का नाम लिए बगैर अपने बयान में इल्जाम लगाया है कि एक मखसूस सियासी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले शरपसंद अनासिर तलबा को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले 2 तलबा लीडर प्रदीप यादव और मुकेश यादव को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस की इस कार्रवाई पर रियासत की अपोजिशन पार्टियों ने अपने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उसके बाद मैं समझ सकता हूँ किसी सार्वजनिक स्थल पर वो हिंसा कर रहे हो तो आप उतना बल का प्रयोग कर सकते हैं जितना उन्हें डिस्पर्स करने के लिए आवश्यक हो। लेकिन ये अधिकार पुलिस को किसने दिया कि वो चढ़ जाएं लॉज में, पहली फ्लोर पे, दूसरी फ्लोर पे, और वहां से दरवाजे तोड़ तोड़ के अपराधियों को जैसे निकाला जाता है वैसे छात्रों को निकाला जाए और बर्बर लाठीचार्ज किया जाए। ये योगी सरकार के लिए बहुत एक गलत कदम है। मैं इसकी भरपूर निंदा करता हूं और इस संपूर्ण प्रकरण की जांच हाई कोर्ट के किसी जज के माध्यम से कराने की मांग करता हूं। मैंने नहीं देखा था इसके पहले कभी भी इस तरह छात्रों को दरवाजा तोड़ के निकाला। एहतजाजी तलबा के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई के बाद भी पुलिस मजीद कार्रवाइयों की बात कर रही है। इस मामले में पुलिस ने दोहरी पॉलिसी अपनाई हुई है। एक तरफ वो एहतजाजी तलबा के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों में मसरूफ है तो दूसरी जानिब पुलिस के आला एहलकार यूनिवर्सिटी इलाकों का दौरा करके आम तलबा को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस होकर अपना मुस्तकबिल बर्बाद ना करें। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। गाय के नाम पर सियासत तो अक्सर होती है लेकिन जमीन पर काम नहीं होता और ना ही रिसर्च होती है। ताहम दिल्ली यूनिवर्सिटी से मुल्का हंसराज कॉलेज में स्टार्टअप के तहत काउ ब्रीडिंग एंड रिसर्च सेंटर शुरू किया गया है जिसका खूब तस्करा हो रहा है।
दिल्ली यूनिवर्सिटी से मुल्हका हंसराज कॉलेज की जानिब से शुरू किया गया काउ सेंटर काफी सुर्खियां बटोर रहा है। इस सेंटर को स्वामी दयानंद सरस्वती काउ ब्रीडिंग एंड रिसर्च सेंटर का नाम दिया गया है। गुज़िश्ता महीने शुरू किए गए इस सेंटर में फिलहाल सिर्फ एक गाय और एक बछड़ा है। हंसराज कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर रमा का कहना है कि इस सेंटर के तहत काउ ब्रीडिंग यानी गोबर, दूध वगैरह पर तलबा को रिसर्च करने का मौका मिलेगा। लेकिन ये कोई गौशाला नहीं है, बल्कि गोबर गैस प्लांट समेत कई शोबों में रिसर्च की जाएगी। आजकल हम स्टार्टअप्स की खूब बात करते हैं। आजकल क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की हम बात करते हैं, उसमें इनोवेशन को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है, उसमें रिसर्च को अहमियत दी गई है। तो हमारे मस्तिष्क में केवल इतना आया कि हंसराज कॉलेज गोबर गैस प्लांट की बात कर रहा है, हंसराज कॉलेज बायोगैस की बात कर रहा है, हंसराज कॉलेज के हवन में गाय के घी का इस्तेमाल होता है, गाय के उपलों की बात होती है जिसमें हमारे स्टूडेंट्स भी शामिल होते हैं। तो हो सकता है किसी भी स्टूडेंट के मन में कोई एक नया आइडिया आ जाए। हो सकता है नए आइडिया का, जब मैं नए आइडिया की बात करती हूँ गाय का गोबर देखकर, यानी गाय के किसी भी उत्पाद से जुड़े हुए विषय को लेकर उसके दिमाग में अपना स्टार्टअप शुरू करने की उसकी योजना बन सकती है। काउ सेंटर को लेकर कॉलेज के असातिज़ा की ही जानिब से रिसर्च और स्टार्टअप के तौर पर प्रोजेक्ट प्रपोजल आया था, जिसके तहत ये शुरुआत की गई है। काउ सेंटर प्रोजेक्ट इंचार्ज डॉक्टर गौरव का कहना है कि गाय की अफजाइश के साथ साथ मशरूम उगाने को लेकर भी रिसर्च की जा रही है, ताकि इसे एक स्टार्टअप में बदला जा सके। ये गौ संवर्धन और अनुसंधान केंद्र है। गौ संवर्धन में 3 चीज़ें हैं, उसका गोबर है, उसका मूत्र है, उसका दूध है। तो इन सब के चीज़ों के ऊपर एकेडमिक और रिसर्च बेस उसका है ना, उसके ऊपर और जानकारी इकट्ठा करना, उसके ऊपर रिसर्च करना, ये इसका पर्पज़ है। ये काउ शेल्टर नहीं है, गौशाला नहीं है ये कोई, है ना। उसके लिए सिर्फ एक गाय रिसर्च पर्पज़ से रखी गई है। दूसरा, इसके साथ यहाँ पे गाय के साथ साथ में हमारे यहाँ पे मशरूम कल्टीवेशन सेंटर भी है जो हमने अंदर डेवलप किया है। काउ सेंटर शुरू होने के बाद कॉलेज में इस्तेमाल होने वाला दूध इसी सेंटर से आ रहा है। ऐसे में जिस तरह के तस्करे कॉलेज के इस सेंटर को लेकर हो रहे हैं, इससे प्रोजेक्ट से जुड़े लोग काफी खुश हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। उधर हंसराज कॉलेज में काउ सेंटर बनाने को लेकर तनाज़ा शुरू हो गया है। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन ने काउ सेंटर बनाने की मुखालिफत की है। कॉलेज के प्रशासन ने जो विमेंस हॉस्टल की ज़मीन थी वहाँ पर एक गौशाला काउ रिसर्च सेंटर बनाने का बोर्ड उस साइट पर लगाया है, और ये मुद्दा लगातार उठ रहा है क्योंकि विमेंस हॉस्टल हंसराज कॉलेज की एक बहुत पुरानी डिमांड है और कई सालों से उस हॉस्टल को बनने की ज़मीन और उसका कंस्ट्रक्शन रुका हुआ है। और आज हम देख रहे हैं कि एक बहुत ही सरप्राइजिंग तरीके से, रिडिकुलस तरीके से उस हॉस्टल की ज़मीन को गौशाला बनाया जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि हंसराज प्रशासन और ये सरकार का काम करने वाले तमाम और संगठन किस तरीके से एजुकेशन को, महिलाओं की एजुकेशन को खास करके कितना तवज्जो देते हैं। जब दिल्ली विश्वविद्यालय में लगातार एकोमोडेशन एक बड़ा इशू है स्टूडेंट्स के लिए, एक्सेसिबल एकोमोडेशन लगातार स्टूडेंट्स को नहीं मिलता है और उससे कई सारे स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट करना पड़ता है, कई सारे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी तक पहुंच नहीं पाते हैं, वहाँ पर हॉस्टल की अलॉटेड ज़मीन को गौशाला बनाया जा रहा है। और हमने लगातार देखा है कि हॉस्टल की ज़मीन को। चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। कोरोना कहर में तलबा को मुश्किलात से बचाने के लिए मुस्लिम एजुकेशन एंड करियर प्रमोशन सोसाइटी भोपाल ने मुफ्त किताबें फराहम करने का सिलसिला शुरू किया है। मुफ्त किताबें फराहम करने का सिलसिला किसी एक मखसूस तबके के लिए नहीं, बल्कि बिला लिहाज कौम व मिल्लत सभी के लिए स्कीम शुरू की गई है। पेश है भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम की यह खास रिपोर्ट। कोरोना कहर में आम इंसान माली मुश्किलात में इस कदर मुब्तला है कि इसे अपने बच्चों की 2 वक्त की रोटी ही मुश्किल मालूम होती है। ऐसे में स्कूल की भारी भरकम फीस के बीच महंगी किताबों की खरीदारी इसके लिए किसी जुए शेर लाने से कम नहीं है। अमीर इंसान तो अपने बच्चों के लिए तालीम के वसाइल कहीं से भी फराहम कर लेता है, लेकिन मुतवस्सित तबका
और निचले तबके के लिए अपने बच्चों की तालीम का महंगाई के इस दौर में इंतजाम करना आसान नहीं रहा है। ऐसे में मुस्लिम एजुकेशन एंड करियर प्रमोशन सोसाइटी ने बिला लिहाज कौम मिल्लत सभी के लिए केजी से पीएचडी तक के तलबा को मुफ्त किताबें फराहम करने का सिलसिला शुरू किया है। आमतौर से ये होता है कि जब हम लोग बच्चे जो क्लास पास कर लेते हैं तो कुछ वक्त तक वो किताबें रहती हैं, उसके बाद जिस दिन घर की मैडम का मूड ख़राब होता है सफाई करती हैं तो वो रद्दी वाले को दे देती हैं। तो मैंने कहा कि ये रद्दी में जाती हैं तो क्यों ना इस पर काम किया जाए। तो आज से 5 साल पहले हमने ये कोशिश की और लोगों से अपील की और आप ही लोगों ने उसमें हमारा बड़ा ताउन किया, ख़ासतौर से ETV न्यूज़ 18 ने। तो उसके नतीजे में ये हुआ कि लोगों ने फिर हमें किताबें देना शुरू कर दी और हमने एक बुक बैंक बना ली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पर पिछले 5-6 साल से काम चल रहा है और लाखों रुपए की किताबें लोगों ने हमें डोनेट की हैं और इतनी ही तादाद में लोग बच्चे लेकर भी गए हैं। कुछ बच्चे वापस करते हैं और कुछ अपने पहचान वालों को, जानने वालों को, मुस्तहिकीन को पहुँचा देते हैं। मुस्लिम एजुकेशन एंड करियर प्रमोशन सोसाइटी के जरिए हालांकि तलबा की जरूरत को देखते हुए लाइब्रेरी कुछ साल पहले शुरू की गई थी, लेकिन इस वक्त आसूदगी की हालत में इसकी जानिब कोई नहीं देखता था। मगर जब से कोरोना की वबा आई है, न सिर्फ इस लाइब्रेरी की इफादियत में इजाफा हो गया है बल्कि तलबा भी इसे वक्त की जरूरत से ताबीर कर रहे हैं। वहीं शहर का दानिश्वर तबका इस काविश की खूब सताइश कर रहा है। लाइब्रेरी मैंने नहीं देखी जिसमें हर सब्जेक्ट की किताब है और सबसे अहम बात जैसे डॉक्टर ज़फ़र साहब बता रहे हैं कि सारी किताबें बच्चे अपने घर ले जा सकते हैं और अगर वो चाहें तो वो उसके ऑनर भी हो सकते हैं और अगर वो चाहें तो वापस लाकर दे सकते हैं। तो ये कहीं भी सिस्टम नहीं है पूरे हिंदुस्तान की लाइब्रेरियों में। ये पहली लाइब्रेरी है भोपाल में और हर तरह की किताबें यहाँ मैं देख रहा था। तारीख़ की किताबें भी हैं, अदब की किताब भी है, लिटरेचर से जुड़ी हुई हैं, कंप्यूटर साइंस भी है, साइंस की किताबें भी हैं, मैथमेटिक्स की भी हैं, मुख्तलिफ यानी सब्जेक्ट की। यानी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बच्चा चाहे तो यहाँ आकर यहाँ से किताब हासिल कर सकता है और अपनी ज़िंदगी को किताब के ज़रिए खूबसूरत से खूबसूरत बना सकता है। मैं भी डॉक्टर हूँ, समझ सकता हूँ कितनी महंगी थी किताबें हमारे ज़माने में और अब तो और ज़्यादा महंगी हो गई। यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है काफ़ी किताबें हैं। तो KG 1 से लेके और मेडिकल इंजीनियरिंग लेवल तक किताबें मौजूद हैं और काफ़ी इससे हेल्प मिल जाती है बच्चों को और बड़ी अच्छी तरह मेंटेन किया है इन्होंने। अल्लाह करे और तरक्की हो और नई किताबें आती रहें इसमें। ऐसा नहीं कि इस लाइब्रेरी में किसी एक मौजू पर किताबों का जखीरा जमा किया गया है, बल्कि यहाँ पर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी तलबा की जरूरत के पेश नजर किताबों को जमा किया गया है। लाइब्रेरी में जरूरतमंद तलबा को किताब का मालिक बनाया जाता है और किताब पढ़ने के बाद यह तलबा वो किताब वापस कर दें या किसी जरूरतमंद को पेश कर दें। मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मैंने अपनी मेरे तो 6 के बाद से ही 6 क्लास से ही मैं मीकअप से जुड़ी हुई हूँ। यहाँ से मैंने हर बुक्स पढ़ी हैं। इवन मैंने IIT की प्रिपरेशन भी करी थी, तब भी यहाँ से बुक्स ली थी। बहुत हेल्पफुल है। हर अंडर प्रिविलेज या जो भी बच्चे हैं जिनकी इतनी पहुँच नहीं है बुक्स ले सके महंगी तो वो यहाँ से बिल्कुल यहाँ से ले सकते हैं। बहुत हेल्पफुल है। मैंने कई बार यहाँ से कोर्स लिया है, मेरा कई बार मिला भी है मुझे। और यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है वापसी की, जब दिल चाहे अपन दे सकते हैं। बस यहाँ पे नंबर रजिस्टर करना रहता है अपना और फिर कोई सी बुक्स ले जाएं आप। सोसाइटी के जिम्मेदारों का कहना है कि बहुत से तलबा महंगाई में जहां किताबों के मसारिफ बर्दाश्त नहीं कर पाते थे और बीच में पढ़ाई छोड़ देते थे, इन्हें लाइब्रेरी की स्कीम से बड़ा फायदा हुआ है और इस लाइब्रेरी में बिला लिहाज कौम मिल्लत सभी कौम के लोगों ने ताउन शुरू किया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से महताब आलम की रिपोर्ट। फिल्म अदाकारा श्वेता तिवारी के मुतनाज़ा बयान के खिलाफ राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज जारी है। हिंदू तंजीमों के एहतजाज के साथ खुद वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी श्वेता तिवारी के बयान की मजम्मत करते हुए भोपाल कमिश्नर को मामले के सभी पहलुओं की जांच करते हुए 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। वहीं भोपाल कमिश्नर का कहना है कि श्वेता तिवारी के बयान के सभी पहलुओं की जांच की हिदायत भी दी गई है। साथ ही महकमे पुलिस के जरिए इस मामले में बयान के सभी पहलुओं की जांच के साथ कानूनी पहलुओं को भी देखा जा रहा है और जल्द ही इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। मतलब कि इस प्रकरण में निर्देश भी प्राप्त हुए हैं और वह संज्ञान में भी आया है
इस प्रकरण में क्या कार्यवाही संभावित है या क्या वैधानिक प्रावधान है, इसके बारे में परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण उपरांत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जब तक उस पर क्या कार्यवाही हो सकती है या क्या प्रावधान इसमें अट्रैक्ट होते हैं, उसके बारे में एक बार निर्णय हो जाने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद थाना विजयनगर इलाके में पुलिस ने एक सनसनीखेज इंकशाफ किया है, जिसमें दरिंदा सिफत लोगों ने जहेज की मांग पूरी न होने पर एक 22 साला रिया जैन नामी खातून का कत्ल करके उसकी लाश को छुपा दिया। तुर्रा ये कि महलूका के शौहर ने ही पुलिस को फर्जी इत्तला देते हुए अपनी बीवी के अगवा होने की खबर दी। इसके बाद पुलिस ने इस मामले की छानबीन की तो इस घिनौनी हरकत का इंकशाफ हुआ। किस तरीके से इस महिला की हत्या की गई थी, ब्लाइंड केस था, पुलिस ने किस तरीके से महिला तक पहुंची और किस तरीके से आरोपियों को गिरफ्तार किया है। देखिए, परसों डायल 112 पे एक सूचना आती है। एक व्यक्ति जो कि अपना नाम आकाश त्यागी बताते हैं, वो ये बताते हैं कि उनकी पत्नी रिया जैन को जो है किडनैप कर लिया गया है। तो तत्काल विजयनगर पुलिस एक्टिव होती है और उसके बाद जब हम जांच शुरू करते हैं तो उसमें हमें काफ़ी चीज़ें संदिग्ध प्रतीत होती हैं। जब जांच की गहराइयों में हम जाते हैं तब हम लोगों को काफ़ी चीज़ें ऐसी दिखती हैं जो कि कहीं ना कहीं ये प्लान्ड मर्डर की तरफ इंडिकेट करता है। और उसके बाद जब हम लोगों ने कड़ाई से इन लोगों से पूछताछ की, अपने सर्विलांस इंटेलिजेंस का मदद लिया, उसके बाद जो है इन्होंने घटना को कबूल कर लिया है। बज़्म गालिब का 18वां कुल हिंद मुशायरा बेंगलुरु के आमिनाबाई फंक्शन हॉल में मुनक्किद हुआ। इमरान असलम बनारसी ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। ज़्यादातर मकामी शोरा ने अपना कलाम पेश किया और सामाईन को खूब महसूस किया। मुख्तलिफ अदबी तंजीमों के नुमाइंदे इस मुशायरे की तकरीब में मौजूद रहे। ये कोई कह नहीं सकता, किसी से पस्त हैं हम, खुदा का शुक्र है नाकाबिले शिकस्त हैं हम। नाकाबिले शिकस्त हैं हम। क्या मतलब? हमारे खून के कतरों में है वफादारी, हमारे खून के कतरों में है वफादारी। बस 2 गरज से तुझको असलम ने कहा, ऐ गजल, बस 2 गरज से तुझको असलम ने कहा, परवरिश लौहो कलम की हो तू भी जिंदा रहे। परवरिश लौहो कलम की हो तू भी जिंदा रहे। आदरीन, कल हमारे घर तो मेरा आना जाना भी है, उनके घर तो। और एक शेर पढ़ रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ, आप समझ जाएंगे किसके लिए मैंने शेर कहा। उनके घर तो मेरा आना जाना भी है, उनके घर तो मेरा, और खैर की फिक्र में एक वफा की देवी तो मिल गई है राहत को, एक वफा की देवी तो मिल गई है राहत को, नाम उसका छापूंगा, नाम उसका छापूंगा, अब मेरे बनीनों में एक को पसंद आई। छाले अभी से क्यों मेरे दिल में ख्याले हिजरत है, अभी तो सूख न पाए थे पाँव के छाले, अभी से क्यों मेरे दिल में ख्याले हिजरत है। और हजूर मक्ता में पहुँचा हूँ कि अजीब शहरी खामोशां की वहशतें हैं कभी, अजीब शहर, अजीब शहरे, अजीब शहरे खामोशां की वहशतें हैं कबीर, नजर गई है जहाँ तक निशाने इबरत है।